हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स की आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर कभी किसी केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया हो तो उस मैकेनिज्म की हेल्प से हम किस तरह से रेट लॉ एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं और उस रेट लॉ एक्सप्रेशन को देख के हम कैसे बताते हैं कि किसी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है एंड ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का कितना है। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं कि मैकेनिज्म कितने टाइप की होती है जो हमें इस चैप्टर में देखने को मिलती है। टाइप 1, mechanism in which first step is RDS. RDS stands for rate determining step. Rate determining step primarily slow step को rate determining step बोलते हैं। किसी भी रिएक्शन के अंदर जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसे हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। ये मैं आगे एक बार और एक्सप्लेन करूंगा आपको, बिकॉज जो रेट है वो इसी स्टेप पे डिपेंड करता है। जब तक स्लोवेस्ट स्टेप कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक रिएक्शन को कंप्लीट नहीं मान सकते। ठीक है, तो पहला ऐसी मैकेनिज्म है जहां पे पहला ही स्टेप RDS हो। सेकेंड टाइप का मैकेनिज्म है कि ऐसी मैकेनिज्म या ऐसी रिएक्शंस इन विच फर्स्ट स्टेप इज फास्ट एंड रिवर्सिबल, और इसको हम मान लेंगे अप्रॉक्सीमेटली ये इक्विलिब्रियम पे है, एट इक्विलिब्रियम, एंड सब्सीक्वेंट स्टेप्स आर स्लो। पहला स्टेप फास्ट है, रिवर्सिबल है, ऑलमोस्ट एट इक्विलिब्रियम पे है, एंड बाकी के जो आगे वाले स्टेप्स हैं वो स्लो हैं। नंबर 3, mechanisms involving multiple steps with at least one slowest step। मतलब ऐसी मैकेनिज्म जहां पे बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, एलिमेंट्री स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, और उनमें से सिर्फ एक ही स्टेप स्लोवेस्ट स्टेप है। एंड चौथा टाइप होता है मैकेनिज्म्स इन्वॉल्विंग मल्टीपल स्टेप्स विद कंपेरेबल रेट्स। यानी ऐसी मैकेनिज्म जहां पे ज़्यादातर एलिमेंट्री स्टेप का रेट कंपेरेबल है, यानी किसी को स्लो या फास्ट कहना थोड़ा ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो ये लास्ट वाले स्टेप में मैकेनिज्म को डिराइव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बाकी सब में तो काफ़ी आसान रहता है। इसके पहले कि हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन डिराइव करें, कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन डिराइव करते हुए। जैसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है स्लोवेस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वैसे तो ये सेंटेंस अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्योंकि जो स्टेप स्लोवेस्ट होता है रेट उसी पे डिपेंड करेगा। इसको एक नॉर्मल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक साइकिल बनाने की फैक्ट्री है, हर दिन वो साइकिल इसके डिफरेंट कंपोनेंट को डिफरेंट नंबर में बनाती है। जैसे मान लीजिए साइकिल के 3 मेजर कंपोनेंट हैं, A, B एंड C। फैक्ट्री 1000 A बनाती है एक दिन में, 50 B बनाती है एक दिन में, एंड 500 C बनाती है एक दिन में। ये तीनों मेजर कंपोनेंट हैं साइकिल के। कम से कम एक कंपोनेंट लगेगा तभी साइकिल तैयार होगी। तो क्योंकि B कंपोनेंट 50 ही बन रहा है, इसका मतलब 50 साइकिल ही तो तैयार होगी एक दिन में। तो in one day the factory is going to produce only 50 cycles. That means rate of production of cycle is dependent on that step जिसमें B बन रहा है, यानी slowest step ही rate determining step हो गया, right? तो इसको लिख लेते हैं। Point 1, slowest step of a reaction is rate determining step। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS। ठीक है, RDS। पॉइंट नंबर 2, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हुए हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज करते हैं। ठीक है, कभी रिएक्टेंट का, कभी प्रोडक्ट का, कभी इंटरमीडिएट कंपाउंड का, कभी कैटलिस्ट का, एंटी कैटलिस्ट का, कभी सॉल्वेंट का भी यूज कर लेते हैं। याद रखिए, जब भी हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन डिराइव करते वक्त रेट का एक्सप्रेशन लिखें तो उसमें क्या क्या कॉन्सेंट्रेशन हमें लिखना चाहिए। इट कैन बी कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, सर्टेनली वो तो बहुत कॉमन है। रिएक्टेंट का लिख सकते हैं, प्रोडक्ट का लिख सकते हैं,
कैटलिस्ट का लिख सकते हैं, एंटी कैटलिस्ट का लिख सकते हैं, इवन सॉल्वेंट का भी लिख सकते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट का नहीं लिख सकते। इंटरमीडिएट कंपाउंड का या रिएक्शन इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन टर्म विल नेवर अपीयर इन अ रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, ये भी लिखते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन may contain concentration term of reactant, product, solvent, catalyst, एंटी कैटलिस्ट या कैटालिटिक इनहिबिटर। इनफैक्ट फोटोकेमिकल रिएक्शंस में तो इंटेंसिटी टर्म भी आता है रेट लॉ एक्सप्रेशन में, ठीक है, बट कभी भी इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन नहीं आ सकती। तो नंबर 3, रेट लॉ एक्सप्रेशन विल नेवर कंटेन, कैन नॉट, रेट लॉ एक्सप्रेशन शुड नॉट कंटेन concentration term of intermediates। अब वो इंटरमीडिएट्स रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हो सकते हैं, लाइक कार्बोकेटाइन, कार्बन एनायन रेडिकल भी हो सकते हैं, या कभी अगर इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जो रिएक्टेंट नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में फाइनली अपीयर नहीं होगी। ठीक है, तो कभी हमें इंटरमीडिएट कॉन्सेंट्रेशन टर्म दिख जाए किसी रेट लॉ एक्सप्रेशन में तो उसे रिमूव करना पड़ता है, उसे एलिमिनेट करना पड़ता है, और उसे एलिमिनेट करने की 2 मेथड्स हैं। नंबर 4, टू एलिमिनेट concentration term of intermediates, following 2 approximations can be used। कैन बी यूज्ड। 2 अप्रॉक्सीमेशन यूज करते हैं, एक है इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन और एक है स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। तो लेट्स अंडरस्टैंड दोनों क्या हैं। नंबर 1 इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन। नंबर 2 स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है? इन दिस केस द स्टेप विच इज रिवर्सिबल, अ रिवर्सिबल स्टेप is assumed to be fast and at equilibrium। यानी जो स्टेप उनमें, यानी एक स्टेप रिवर्सिबल होना जरूरी है। इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन वहीं पे लगा सकते हैं जहां पे नॉर्मली पहला स्टेप रिवर्सिबल होता है, और रिवर्सिबल होने के साथ साथ फास्ट होता है, और हम मानते हैं कि वो ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। तो वी कैन राइट द एक्सप्रेशन ऑफ केसी, और केसी लिखने के साथ साथ इंटरमीडिएट टर्म की कॉन्सेंट्रेशन हम रिप्लेस कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन क्या है? बेसिकली मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्टेंट है, दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट करके मान लीजिए इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाया और फाइनली ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इंटरमीडिएट जो होता है किसी रिएक्शन में बनने वाला, वो इतनी कम मात्रा में रहता है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे कि ये बनेगा, फाइनली प्रोडक्ट में तुरंत टूट जाएगा। नॉर्मली इनके जो सब्सिक्वेंट स्टेप्स होते हैं वो फास्ट होते हैं रिएक्शन के, तो जिस स्टेप में इंटरमीडिएट बनेगा वो स्लो हो सकता है, लेकिन आगे वाले स्टेप फास्ट होते हैं, इसलिए जो इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो इतनी कम होगी कि उसे ऑलमोस्ट ज़ीरो मान सकते हैं, यानी कांस्टेंट मान सकते हैं, यानी उसकी कॉन्सेंट्रेशन का जो डिफरेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट कैन बी टेकन एज 0। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट और टाइम में ग्राफ प्लॉट करूं तो ये कुछ ऐसा आएगा। शुरुआत में 0 होता है, एक टाइम पे बनेगा, बनने के बाद ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा, और जैसे ही ये कांस्टेंट होगा I can write di/dt is equal to 0। So this value of intermediate concentration is too small and
इतनी कम होती है कि हम उसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं, इट इज़ अप्रोचिंग ज़ीरो। इनफैक्ट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है एंड विच इज़ ऑल्सो अप्रोचिंग टू ज़ीरो। और यहाँ पे हम लोग स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं, यानी कांस्टेंट होने का मतलब रिएक्शन हैज रीच टू अ स्टेडी स्टेट, जहाँ पे हम लोग di/dt इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और ये लिखेंगे तो यहाँ से I माइनस या I जो भी है उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकल के आ जाएगी, जो हम बाद में एलिमिनेट कर देंगे अपने फाइनल रेट का एक्सप्रेशन से, राइट। ये करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें हम लोग समझते हैं कि अगर अलग अलग टाइप का मैकेनिज्म दिया हो तो उन केसेस में हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करेंगे। तो पहला केस मैंने लिया है व्हेन फर्स्ट स्टेप इज RDS। मान लीजिए कोई रिएक्शन है A चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट लेट से C लिख देता हूँ। अब इसमें इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखें, स्टेप 1 में A B में कन्वर्ट होता है, इसका रेट कांस्टेंट K1 है, ये स्लो स्टेप है। एंड देन स्टेप 2 में B C में कन्वर्ट होता है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है, इसको मैं फास्ट बोल देता हूँ। तो जब भी हम लोग रेट लिखना शुरू करेंगे, आज अभी बताता हूँ और आगे भी यही करेंगे, वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द स्लोवेस्ट स्टेप, क्योंकि स्लोवेस्ट स्टेप की स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर के बराबर होती है। तो ऑर्डर हमें यहाँ दिख रहा है क्लियरली। तो अगर मैं स्लोवेस्ट स्टेप को उठा के रेट ऑफ रिएक्शन लिखने की कोशिश करूँ, रेट विच इज इक्वल टू माइनस da/dt, ठीक है, इट कैन बी रिटन एज K1 into A। दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। इसमें ज़्यादा कुछ हमारे पास करने को है ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो रेट निकला है दैट कंटेन ओनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सो वी डोंट हैव एनी कंसर्न। अगर उसमें इंटरमीडिएट होता तब हम चिंता करते कि इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन को निकाल के इसमें कैसे रखें, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट आ ही नहीं रहा है तो प्रॉब्लम ही नहीं है। क्लियर। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास रिएक्शन है 2NO2 प्लस F2 चेंजिंग इनटू 2NO2F, राइट। अब इसकी अगर मैं मैकेनिज्म लिखता हूँ तो ये एग्जैक्टली क्या आएगा, स्टेप 1 में NO2 प्लस F2 चेंजिंग इनटू NO2F प्लस F, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इसका रेट कांस्टेंट मैंने K1 मान लिया, ये स्लो स्टेप है रिएक्शन का। ऐसे ही स्टेप 2 में आई कैन राइट NO2 plus another F reacting with rate constant K2 NO2F। ये फास्ट होगा, ऑब्वियस है फास्ट कैसे होगा, बिकॉज इन द फर्स्ट स्टेप ओनली रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व इन लेफ्ट हैंड साइड, जबकि सेकेंड स्टेप में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड इन्वॉल्व है जो रिएक्टेंट से रिएक्ट करता है, एंड इंटरमीडिएट्स आर ऑलवेज हाईली एनर्जेटिक, हाईली रिएक्टिव, ठीक है। तो क्योंकि हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, ये स्टेप फास्ट होना चाहिए नेचुरली। तो अगर हम अब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करें तो किस तरह से करेंगे, क्योंकि स्लोवेस्ट स्टेप RDS होता है, इसलिए सीधे हम लोग स्लोवेस्ट स्टेप उठाएंगे। तो रेट विच कैन बी रिटन एज माइनस dNO2/dt 2dt कैन बी रिटन एज K1 इंटू NO2 इंटू F2। इसमें कोई और डेरिवेशन की ज़रूरत है ही नहीं। दिस इज गोइंग टू बी रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर इज गोइंग टू बी 1 + 1 यानी कि 2, 1 with respect to NO2 and 1 with respect to F2। तो जब भी कभी किसी रिएक्शन में RDS में यदि केवल रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो तो उसमें आगे कुछ डेरिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे लिखो और आंसर आ जाएगा। फिर भी यू कैन अप्लाई ए स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन इन दिस केस, क्योंकि यहाँ इक्विलिब्रियम का कोई स्टेप नहीं है इसलिए वो तो नहीं अप्लाई कर सकते, बट यू कैन अप्लाई स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। मैं करके बताता हूँ, देखिए। यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या है, इंटरमीडिएट है F, ठीक है। तो स्टडी स्टेट में F की कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी। तो लेट्स अप्लाई स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। तो जब भी स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, dF/dt इज इक्वल टू 0, एंड dF/dt क्या होगा, K1 इंटू NO2 इंटू F2। इनफैक्ट dF/dt क्या है, नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ F। आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट स्टेप में F बन रहा है और सेकेंड स्टेप में F कंज्यूम हो रहा है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ,
rate of formation minus rate of consumption of F is equal to 0. रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? K1 इंटू NO2 इंटू F2 इज माइनस K2 इंटू NO2 इंटू F, ठीक है, इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से आप देख सकते हो कि F में निकाल सकता हूँ, तो K1 इंटू NO2 इंटू F2 इज इक्वल टू K2 इंटू NO2 इंटू F. तो यहाँ से NO2 कैंसिल हो जाएगा, तो F आपका आ जाएगा K1 इंटू F2 डिवाइडेड बाई K2. ये इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन आ गई. अब यहाँ से अगर मैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 लिखूं तो किस तरह से निकालेंगे? देखिए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 माइनस DNO2 बाई DT. क्योंकि इन दोनों स्टेप में NO2 का डिसअपीयरेंस हो रहा है, आई कैन राइट K1 इंटू NO2 इंटू F2 प्लस K2 इंटू NO2 इंटू F मैं निकाल चुका हूँ, तो K1 इंटू NO2 इंटू F2 प्लस K2 इंटू NO2 और F की वैल्यू यहाँ से रख दूंगा मैं, K1 अपॉन K2 इंटू F2. यहाँ से K2 कैंसिल हो गया, यह आपका आ जाएगा 2K1 NO2 इंटू F2. दिस इज गोइंग टू बी द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2. तो माइनस DNO2 बाई DT. और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? हाफ ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2. क्योंकि रिएक्शन में जो NO2 का कोफिशिएंट है वो 2 है, तो जब भी हम रेट लिखेंगे तो हाफ का फैक्टर आ जाएगा ना. तो जब आप ऐसा लिखोगे तो दिस कम्स आउट टू बी हाफ इंटू 2 K1 इंटू NO2 इंटू F2. अब देखो, करने से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, ये वही आ गया K1 इंटू NO2 इंटू F2 जो मैंने बिना किए हुए डिराइव किया था. तो हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि इन केस इफ फर्स्ट स्टेप इज RDS then you do not require to apply any approximation. लेकिन yes, RDS हो, पता हो स्लो स्टेप, तभी ऐसा कर सकते हो. यदि पता नहीं होता इसमें तो दिस वाज द ओनली मेथड टू डिराइव द रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है. नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ टाइप 2 मैकेनिज्म, जहाँ पे पहला स्टेप फास्ट होता है, रिवर्सिबल होता है, इक्विलिब्रियम पे होता है, एंड सब्सिक्वेंट स्टेप में से कोई स्टेप स्लो होता है. तो लेट्स चेक when first step is fast and reversible, and subsequent reversible and subsequent steps are slow. एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेट्स से O3 undergoing decomposition into O2. अब इसमें अगर हम स्टेप 1 की बात करें तो स्टेप 1 में O3 डिकम्पोज होता है O2 प्लस O में. फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K2 मान लेता हूँ. एंड स्टेप 2 में O3 प्लस O चेंजिंग इनटू 2O2 और इसका रेट कांस्टेंट K3 मान लेता हूँ. ये फास्ट है, रिवर्सिबल है और ये स्लो है. इसका मतलब जो सेकेंड स्टेप हुआ वो RDS हो गया. तो अब अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो रेट विच कैन बी रिटन एज माइनस DO3 अपॉन DT इज इक्वल टू K3 इंटू O3 इंटू O. अब यहाँ पे एक इंटरमीडिएट आ गया, दिस वन इज इंटरमीडिएट, और हम इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन टर्म अपने फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन में नहीं रख सकते, तो वी नीड टू एलिमिनेट दिस. कैसे एलिमिनेट करेंगे? From step 1, can we write Kc is equal to K1 upon K2 which is equal to O2 into O divided by O3. मुझे क्या चाहिए? O. तो concentration of O comes out to be K1 into K2 into O3 upon O2. Equation number, let's say 2. Now putting the value of O, या इससे लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट वी गेट
सिंपली हमने O की वैल्यू उठा करके इक्वेशन 1 में रख दिया, तो रेट क्या मिला, रेट इज इक्वल टू K3 इंटू O3 इंटू K1 अपॉन K2 इंटू O3 डिवाइडेड बाई O2. This comes out to be K1 K3 upon K2 into concentration of ozone square upon concentration of oxygen. This can be written as K dash into O3 square upon O2. This is your final rate law expression, and you can check this rate law expression contain concentration term of product also. अगर इसका ऑर्डर निकालें तो 2 - 1 यानी 1 बचेगा, बट प्रोडक्ट की concentration is also there in the rate law expression. फाइन. तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर रोकता हूँ. बाकी दोनों टाइप के मैकेनिज्म हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, राइट? तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.